हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग बेहतर, स्वस्थ और एक ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज के ये दोस्तों हमारा पार्ट चौथा स्टार्ट होने जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल RWA की सामान्य अध्ययन बुक का। अभी तक हम दोस्तों बहुत सारी दोस्तों टॉपिक वाइज, थ्योरी वाइज दोस्तों हम क्लासों को पेज बाई पेज कंप्लीट करते आए हैं और हम दोस्तों अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। और आज हम दोस्तों पार्ट 4 में चर्चा आप लोगों से करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों यदि हम पिछली क्लास की बात करें, हमने दोस्तों पार्ट 3 में यूपी जीके एक दृष्टि में दोस्तों हमने यानी कि यूपी जीके के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जो बेसिक से पॉइंट्स थे, जो कि नॉर्मल दोस्तों एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं, स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, तो वो हमने दोस्तों कल की क्लास में आप लोगों से डिस्कस किए थे। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार जाके आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपकी जो बेसिक जानकारी है यूपी जीके को लेकर वो दोस्तों आपकी पेज बाई पेज कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम दोस्तों उसी क्रम में जहाँ से हमने पिछली क्लास को ऑफ किया था वहीं से हम दोस्तों पुनः क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएं और वीडियो को दोस्तों अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि दोस्तों एग्ज़ाम से पहले आप अपने इस बुक का एक शानदार रिवीजन करके जाएँ और अपने जीके और एक जीएस में जो आपका 37 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक आप अच्छा दोस्तों स्कोर ला सकें। तो चलिएगा दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों को मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। जस्ट दोस्तों 2 मिनट लगेंगे, उस 2 मिनट की जानकारी आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट में ज़रूर बता दीजिए क्या आप दोस्तों इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं या नहीं। आपको बस ओनली कमेंट करके हमें दोस्तों बता देना है। मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार दोस्तों मैं आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल की बुक का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, और काफ़ी बच्चों के मन में ये होगा कि सर आप ये डेली रेगुलर वीडियो क्यों नहीं ला पा रहे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अभी दोस्तों काम का टाइम चल रहा है, काम भी है दोस्तों, मैं अकेला हूं दोस्तों, कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, घर पे दोस्तों काम भी करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, फिर अपलोडिंग करना, बहुत सारा दोस्तों काम पड़ता है। आप जानते हो कि कोई भी दोस्तों जो बंदा अकेला होता है ना, तो दोस्तों से कई परेशानियों का दोस्तों सामना करना पड़ता है। तो अभी जैसा कि आप सभी जानते हो कि फसल कटाई का सीज़न चल रहा है, तो हम भी दोस्तों अपने घर के कामों में बिजी हैं। इस कारण दोस्तों अभी समय नहीं मिल पाता है वीडियो रेगुलर आने के लिए। अभी जैसे कि यदि आप बात करते हो, ये मैं वीडियो अभी शाम के समय दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ, तब जाके ये दोस्तों आप वीडियो नेक्स्ट डेट देख पाएंगे। इसलिए दोस्तों थोड़ा जो है ना, अभी आप दोस्तों कस्टमाइज़ करके चलिएगा दोस्तों, धीरे धीरे हम आपकी क्लासेस को रेगुलर करते रहेंगे। और रही बात इस बुक को कंप्लीट कराने की दोस्तों, इसमें मात्र 4 वीडियोस और आएंगी। 4 वीडियोस में पूरी बुक दोस्तों समाप्त हो चुकी होगी, केवल 4 वीडियोस। पहली वीडियो ये है, 3 वीडियोस और आएगी, 3 से 4 वीडियोस, पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम दोस्तों एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों से दोस्तों मुझे एक राय चाहिए, आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ये बता दें कि आप लोग RWA की, RPF कांस्टेबल और SI की बुक का भी दोस्तों क्या आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं या नहीं। आप लोग हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में, आप सभी बच्चे जितना ज़्यादा दोस्तों वोट करेंगे उतना ज़्यादा दोस्तों मेरे लिए दोस्तों बेहतर रहेगा कि हाँ मुझे ये बुक स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। और मैं आपसे 100% वादा करता हूँ ये बुक एग्ज़ाम से पहले आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्यों? वो इसलिए कंप्लीट हो जाएगी कि इस बुक को दोस्तों जो PDF है वो मैं आपको कुछ अलग तरीके से दोस्तों पढ़ाना चाहूँगा, जिसमें दोस्तों कम समय में हम दोस्तों एक वीडियो में दोस्तों लगभग दोस्तों बड़े से बड़ा दोस्तों टॉपिक ख़त्म कर पाएंगे। कैसे, वो मैं अभी आपको दोस्तों एक थोड़ा सा इंट्रो दोस्तों आपको देता हूं। जैसे कि दोस्तों इसमें आपके दोस्तों इसी एक ही PDF में आपके दोस्तों टोटल 3 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मैथ्स, रीजनिंग, GS। तो मैं यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहले आपका जो पोर्शन उठाने वाला हूँ वो है आपका GS का। तो GS में दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसमें आपकी जो PDF है वो मैं PDF आपको इसकी मैं टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आप जाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको उसमें मैसेज को जो मैंने पिन कर रखा है, उस पिन्ड मैसेज पे आपको क्लिक कर देना, आपको दोस्तों PDF मिल जाएगा। तो आप उसमें देखेंगे GS का जो भी एक क्वेश्चन है उसके आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी की दोस्तों आपको नीचे व्याख्या दी गई है, जैसे कि आपकी GS निधि बुक में दी गई है। तो हम दोस्तों आपको GS निधि बुक में क्या करवाते हैं कि उसमें आपकी दोस्तों व्याख्या को भी हम दोस्तों अपना रिपीट करते हैं। लेकिन इस बुक की जब भी मैं आपको PDF में आपको जिसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो उसमें मैं आपको केवल और केवल ऑप्शनल क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसमें आपको दोस्तों थ्योरी देखने को नहीं मिलेगी। थ्योरी आप कहाँ से कवर करेंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आपको दोस्तों PDF से तैयार करना है।
तभी दोस्तों हम इस बुक को जल्द से जल्द कंप्लीट करवा पाएंगे। इसमें आपको जैसे क्वेश्चन आया 4 ऑप्शन देंगे, उसका मैं सही आंसर बता दूंगा और उसमें जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनके बारे में दोस्तों एक्सप्लेन कर दूंगा और नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ जाऊंगा। ठीक है, उसमें जो बाकी की जो व्याख्या उसको मैं रीड नहीं करूंगा, केवल क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और टिक करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको टिक करूंगा और उसके बारे में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो इस यदि हम टाइप से यदि हम इस पीडीएफ को आप लोगों का सॉल्यूशन करवाएंगे तो जल्दी से जल्द दोस्तों एग्जाम से पहले ये आपकी पूरी बुक दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। तो हम दोस्तों सबसे पहले इस बुक में दोस्तों आपका जीएस उठाएंगे, जीएस के बाद आपका रीजनिंग और रीजनिंग के बाद आपका मैथ। जैसे आपकी पीडीएफ का क्रम आएगा वैसे वैसे हम आपके इसमें दोस्तों क्रम आपका चलता रहेगा। और इसके बाद दोस्तों आपकी इनकी जो प्लेलिस्ट बन के तैयार होगी वो आपकी दोस्तों सब्जेक्ट वाइज मैं प्लेलिस्ट को अलग कर दूंगा। मैथ की प्लेलिस्ट अलग रहेगी, रीजनिंग की अलग, जीएस की अलग रहेगी। तो इसमें दोस्तों मैं पूरा का पूरा सबसे पहले जीएस खत्म कर दूंगा। जीएस में जैसे आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपका प्राचीन प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसमें से आपके दोस्तों में प्राचीन इतिहास को पहले ही दोस्तों एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, मध्यकालीन इतिहास एक वीडियो में और आपका आधुनिक इतिहास एक वीडियो, यानी इतिहास की 3 क्लास है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, तीनों 3 वीडियो में दोस्तों खत्म हो जाएंगे। लगभग एक एक चैप्टर में दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में 40-45 मिनट की क्लास में आपके 100 के 100 क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों अच्छे तरीके से कंप्लीट होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक में दोस्तों जो टोटल प्रश्नों की संख्या है लगभग दोस्तों 6600 दोस्तों प्लस क्वेश्चन और जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपके वो सारे दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। आपका एनटीपीसी में भी आया होगा, आरपीएफ कांस्टेबल में, आरपीएफ एसआई में, ये दोस्तों सभी आपके 2019 की दोस्तों जितनी भी शिफ्टें हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी आपकी शिफ्टें, सभी शिफ्टों के दोस्तों आए हुए क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और ये बात मैं आपको हकीकत बताते हूँ कि यदि आपने इस बुक को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया और एग्जाम में आप जाएंगे तो यहीं से दोस्तों आपको लगभग मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दोस्तों बिल्कुल रियलिटी है। और आरडब्ल्यूए की बुक जितनी भी है दोस्तों, आप कोई भी दोस्तों बुक देख सकते हो, सभी बुक अपने आप में एक से एक बेहतरीन बुक आपको देखने को मिलती है। यदि आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मैसेज मुझे देखना है कि हाँ सर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ऐसे आप लोगों को कमेंट में कुछ भी आप दोस्तों टाइप करके एक बार हमें अवगत जरूर करा दे, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोगों को इसकी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आरपीएफ कॉस्ट और एग्जाम से पहले पीडीएफ को कंप्लीट करवाने की ये मेरी जिम्मेदारी है, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। क्योंकि आप लोग, अब देखिए मैं फ्री हो चुका हूँ, अब काम, अब मेरा सारा काम दोस्तों कंप्लीट हो चुका है आज से। तो आपको रेगुलर अब वीडियोस आएंगी, रेगुलर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, इसकी टेंशन बिल्कुल भी आप लोग ना लें। अब आप लोग बिल्कुल दोस्तों निश्चिंत रहिए, अब आपकी सभी दोस्तों समस्या का समाधान मेरे ऊपर है। तो आप लोग बस कमेंट में इतना बता दीजिए कि आपको इसका दोस्तों सॉल्यूशन चाहिए या नहीं। पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करवा ही चुका हूँ, सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी से आप लोग कमेंट में वीडियो क्लास में मुझे ज़रूर बता दें। चलिएगा दोस्तों, इसके लिए दोस्तों मुझे क्षमा करना, यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़ा आपका समय ज़्यादा ले लिया है। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको बतानी तो मैंने आपको बता दी। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, तो पिछली क्लास में हमने दोस्तों यहाँ तक हमने कवर किया था। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट इसमें आप लोगों के सामने दिया गया, सभी बच्चे पढ़ेंगे और सेशन को एक बार शेयर जरूर कर देना आप लोग, ठीक है दोस्तों। आप लोगों का जो मुझे प्यार है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मुझे मोटिवेट करते, तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दोस्तों निरंतर बनाए रखें। कह रहा है कि इस अधिनियम का नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, क्योंकि यह अधिनियम दोस्तों आपका जो है ये संपूर्ण भारत में लागू है। यह आपका संपूर्ण भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आपका लागू है। और यह अधिनियम 1993 इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 28 सितंबर 1993 से दोस्तों इसको लागू किया गया था। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका निकल के आता है कि बताइए, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। अपने आप में एक बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे हमारी बातों को और कॉपी पेन हमेशा दोस्तों साथ रख के बैठेंगे। जो पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसे आप लोग नोट्स बना लें। देखिए नोट्स नहीं बनाओगे तो भाई मैं बता रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं आपको क्लास देखने का। नोट्स बनाओगे तो आपको दोस्तों चीज़ें लिखने से ज़्यादा याद हो जाएंगी। यह अधिनियम दोस्तों 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। तो 28 सितंबर 1993 आपको याद रखना है। मानवाधिकार संरक्षण में 8 अध्याय
और दोस्तों कुल 43 धाराएं हैं। इस बात की यदि हम एग्जाम में बात करें तो दोस्तों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में धाराओं से दोस्तों कोई भी शिफ्ट 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे आपके, दोनों शिफ्ट में धाराओं के क्वेश्चंस तो दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी जिस शिफ्ट में दोस्तों धारा से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो धाराएं आपको इस बार दोस्तों एक भी धारा छोड़ के नहीं जानी है, सभी धाराएं पढ़कर जाना है। तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि हम इसकी बात करें तो ये भी एक धारा का ही क्वेश्चन बन जाता है। आपसे एग्जामिनर सिंपली क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मानवाधिकार संरक्षण में कितनी धाराएं हैं, तो आपको आंसर दे देना। इसमें दोस्तों कुल आपकी 43 धाराएं हैं और यदि अध्याय पूछे तो आपको दोस्तों 8 अध्याय इसमें बता देना है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो दोस्तों केंद्रीय आयोग या राज्य आयोग के मुखिया को ही अध्यक्ष दोस्तों कहते हैं, वही दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है। मानवाधिकार यानी कि दोस्तों ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार दोस्तों जो होता है ये मानवाधिकार हमें प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा के संबंधित ऐसे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा हमें दोस्तों प्राप्त हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि मानवाधिकार और हमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, व्यक्ति के गरिमा का अधिकार, ये सभी हमें दोस्तों संविधान से मिले हैं। आप लोगों ने संविधान की यदि हमारी इसी बुक की यदि आपने क्लास नहीं देखी तो एक बार प्ले लिस्ट में जाइए, वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में लिखित तथा भारत के न्यायालय द्वारा इसमें दोस्तों प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 का में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है। अगला आता है राष्ट्रीय महिला आयोग। यह अधिनियम दोस्तों 1990 की धारा के अधीन गठित महिला आयोग अभिप्रेत है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से एक धारा का क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग किस धारा के अधिनियम के तहत यह लागू हुआ, तो आपको 1990 की धारा के अधीन आपको बताना है, तब इसका गठन हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य एक देश के मानवाधिकारों को बढ़ावा देना एवं उनकी सुरक्षा और निगरानी करके प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं, जिसको बोलते हैं NHRI, का एक वैश्विक तंत्र तैयार है। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करेगी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, जो एक अध्यक्ष। कौन कौन से इसमें बातें दी गई, जिन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। कहा गया है कि एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति या कोई अन्य न्यायाधीश रहा है, एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति है, और 3 सदस्य जिनमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी, उन्हें मानवाधिकारों में संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग आदि के अध्यक्ष द्वारा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त आदि सदस्य इसमें सम्मिलित होंगे। एक दोस्तों इसमें महासचिव भी होगा, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। आयोग में दोस्तों जो सदस्यों की संख्या कुल दोस्तों कितनी हो जाएगी? कुल 13 सदस्यों की संख्या हो गई। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करेगा, और सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होगी, जो राष्ट्रपति की अपनी सिफारिश देगी, जिसमें दोस्तों निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन कौन? एक तो दोस्तों इसमें जो प्रधानमंत्री होगा वो इस सदस्य का दोस्तों इसमें अध्यक्ष होगा। कौन होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री जो है वो इसमें अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट आते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो इसमें दोस्तों सदस्य घोषित होगा, और जो गृह मंत्रालय का जो भार साधक होगा यानी गृह मंत्री जो होगा वो इसका सदस्य होगा। लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होगा वो इसमें सदस्य होगा। राज्यसभा से विपक्ष का नेता वो भी सदस्य होगा, और राज्यसभा का उपसभापति ये भी दोस्तों इसमें सदस्य घोषित होगा। अध्यक्ष तथा सदस्य जो अपने हस्ताक्षर से राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखित सूचना और त्यागपत्र दे सकते हैं। NHRC के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। अन्य कारण जैसे कि दोस्तों दिवालिया होना, किसी लाभ के अन्य पद पर कार्य करना, मानसिक या शारीरिक शिथिलता एवं विकृता चित्त का होना, नैतिक अधर्मता की किसी अपराध के दोष सिद्ध ठहराया गया या कारावास से दंडित होने पर सदस्यों को भी हटाया जा सकता है। अध्यक्ष अपने पद ग्रहण की जो तारीख है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष दोनों में जो पहले हो वो अपने पद पर कार्य करेगा तथा पुनर्नियुक्त भी हो सकता है, यानी कि दोस्तों से द्वारा भी नियुक्त किया जा सकता है। आयोग के सदस्य भी ग्रहण तारीख से 3 वर्ष या 70 वर्ष दोनों में से एक तरफ अपने पद पर कार्य करेगा तथा इसे भी दोस्तों पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।
अध्यक्ष या सदस्य अपने पद से हटने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजन के योग्य नहीं होंगे। एनएचआरसी के सदस्यों का जो वेतन है, भत्ता है, ये केंद्र सरकार के द्वारा भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय आयोग के कार्य और शक्तियाँ निम्नलिखित है। कौन कौन सी है? पहला पार्ट दिया गया आप लोगों के सामने। एनएचआरसी स्वयं या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेशों के द्वारा आयोग के सामने प्रस्तुत की गई अर्जी पर मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण का उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना। सेकंड है कि किसी न्यायालय की लंबित किसी कार्यवाही जो मानवाधिकारों से संबंधित है, उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप कर सकता है। किसी जेल या अन्य संस्था जहां व्यक्ति अपने सुधार के लिए गया हो और वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना तथा सरकार को सिफारिश करना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना एवं उनका संवर्धन करना। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रयास करना और मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना तथा राष्ट्रीय आयोग ऐसे भवन स्थान में प्रवेश कर सकता है जहां से जांच की गई और वस्तु के दस्तावेज भी मिल सकते हों। नेक्स्ट, जांच से संबंधित अन्वेषण के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। एनएचआरसी केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के वार्षिक रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। अभी तक आपने पढ़ा दोस्तों एनएचआरसी, अब पढ़ेंगे दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार, धारा याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार करेगी। राज्य मानवाधिकार आयोग के भी दोस्तों निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन कौन से? कि इसमें एक अध्यक्ष होगा जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या दोस्तों न्यायाधीश रहा हो। अगला पॉइंट, एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय या उस जिला न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो या जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम दोस्तों 7 वर्ष का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। एक सदस्य वह होगा जिसे मानवाधिकारों के विषय में दोस्तों ज्ञान तथा उसे भी अनुभव होना चाहिए। एक सचिव जो राज्य आयोग का एक मुख्य कार्यपालक और अधिकारी रहेगा। राज्य आयोग का जो मुख्यालय ये राज्य सरकार निश्चित करेगी। राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रित सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है, परंतु यह नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होगी जिसके सदस्य दोस्तों निम्नलिखित हैं। एक तो दोस्तों मुख्यमंत्री जिसका अध्यक्ष होगा, विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य होगा, राज्य के गृह विभाग का भार साधक मंत्री सदस्य होगा, विधानसभा के विपक्ष के नेता का सदस्य होगा, विधान परिषद का सभापति सदस्य होगा और विधान परिषद के विपक्ष का नेता का सदस्य होगा। राज्य आयोग का जो अध्यक्ष कोई सदस्य अपने लिखित पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा राज्यपाल को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। राज्य आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया भी जा सकता है। कुछ अन्य कारण जैसे कि वही पॉइंट आपसे वही इसमें भी दोस्तों सेम पॉइंट रहेगा कि दिवालिया न होने पर, पदावधि के दौरान किसी लाभ या प्रसाद पर्यंत पर, मानसिक या शारीरिक विकृतिचित और सदस्यों के द्वारा भी हटाया जा सकता है। ये तो वही सेम पॉइंट है, ये तो सभी में कंडीशंस लागू होती हैं। और इसमें भी दोस्तों वही पॉइंट है कि 3 वर्ष की अवधि 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले हो वो पद धारण कर सकता है। अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर न रहने पर राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी नियोजन पत्र के नियोजन का पात्र नहीं होंगे। अध्यक्ष सदस्यों को वेतन भत्ता राज्य सरकार के द्वारा, उसमें केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है तो इसमें राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों राज्य सरकार मानवाधिकार आयोग है तो एनएचआरसी राज्य सरकार की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों मानवाधिकार न्यायालय। इसमें दोस्तों कहा गया है कि मानवाधिकारों के अतिक्रमण से होने वाले अपराधों को जल्दी विचारण के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से प्रत्येक जिले में मानव अधिकार न्यायालय का गठन किया जा सकता है। किसी सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय भी बनाया जा सकता है। राज्य सरकार प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय में एक लोक अभियोजन नियुक्त करेगी। ऐसी अधिवक्ता जिन्हें दोस्तों 7 वर्ष से कम का अनुभव है वह लोक नियोजक नियुक्त हो सकते हैं। केंद्र सरकार संसद में सम्यक विनियोग के पश्चात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अनुदान प्रदान कर सकती है। अगला है राज्य सरकार विधानमंडल में विनियोग के पश्चात राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान प्रदान करती है। धारा 40 के तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए नियम बना सकती है, जैसे अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और प्रशासनिक वैज्ञानिक प्रबंध आदि के लिए। ये थी आपकी धारा 40। अगला है धारा 41। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स भूल मत जाना दोस्तों, मैं फिर से एक बार
इस पर सर्कल कर देता हूँ ताकि आप इन बातों को याद रख सकें। धारा 41 के अनुसार क्या है कि राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए नियम बना सकती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए नियम किस धारा के अंतर्गत बना सकती है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों धारा 41 के अंतर्गत बना सकती है। किस धारा के? धारा 41 के अंतर्गत बना सकती है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये नोट कर लेना आप लोग, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 19 जुलाई 2019 को मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में दोस्तों पारित हुआ। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन करता है, जिसमें दोस्तों निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से, आइए जानते हैं। पहला दिया गया है कि यह विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने के लिए पात्र बनता हो। सेकंड है कि आयोग की संख्या 2 से बढ़कर 3 कर दिया जाए, जिसमें एक महिला भी दोस्तों होनी चाहिए। विधेयक के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष दिव्यांगजनों संबंधी मुक्त आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य के न्यायाधीश या किसी ऐसे व्यक्ति जो न्यायालय या न्यायाधीश रहा हो, तो वह राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। पाँचवा पॉइंट है कि विधेयक द्वारा आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदावधि है वो 5 वर्ष से कम करके दोस्तों 3 वर्ष के लिए सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों जहिया या दोस्तों जनहित याचिका। तो यहाँ पर आपको मोस्टली एग्जाम में दोस्तों जनहित याचिका दोस्तों देखने को मिलता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पब्लिक इंटरव्यूज एंड प्लस लिटिगेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिटिगेशन बोलते हैं। जनहित याचिका लोगों को सामूहिक हित के लिए उपयोग की जाती है और यह सार्वजनिक हित में होती है, निजी हित में नहीं होती है। नेक्स्ट, पहले तो हम जानेंगे दोस्तों सामान्य याचिका क्या होती है और जनहित याचिका क्या होती है। सामान्य याचिका में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा हम दोस्तों क्वालिटी को जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में दोस्तों कोई भी दोस्तों समस्या ना हो। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों सामान्य याचिका। सामान्य याचिका क्या है और जनहित याचिका क्या है दोस्तों? सामान्य याचिका क्या होता है दोस्तों? पीड़ित स्वयं दायर करता है सामान्य याचिका। और जनहित याचिका कोई व्यक्ति, संस्था, संगठन पीड़ित परंतु भावना सार्वजनिक हित में होनी चाहिए। उद्देश्य क्या है कि न्याय सभी के लिए सुलभ, सस्ता, तीव्र होना चाहिए। न्याय दोस्तों सभी के लिए समान है। कहाँ पर दायर होगा? तो ये अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट में दायर होगा। PIL की इसमें कुछ शर्तें हैं। कौन कौन सी हैं? कि लोगों के सामूहिक हित में होना चाहिए। क्या? याचिका। सरकार का ऐसा फैसला जिससे लोगों का नुकसान हो रहा हो, जैसे कि कृषि बिल। किसी के मौलिक अधिकार का हनन। किसी के विरुद्ध, केंद्र सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध, नगरपालिका के विरुद्ध, सरकारी विभाग के विरुद्ध, सरकारी अधिकारी के विरुद्ध या दोस्तों निजी संस्थान के विरुद्ध हम ये शर्तें लागू कर सकते हैं। आइए जानते हैं जनहित याचिका का इतिहास के बारे में कि जनहित याचिका का जो विचार है वो सर्वप्रथम कहाँ पर आया। तो ये दोस्तों USA अमेरिका में आया, जिसे USA में सामाजिक कार्यवाही याचिका कहा जाता है। भारत में 17वें मुख्य न्यायाधीश पीठ NMC मेहता बनाम भारत संघवाद के मामले में सुनवाई के दौरान जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। यह मामला दोस्तों NC मेहता और VC भारत संघ द्वारा शुरू हुआ और भारत में PIL की जननी, सर्वाधिक PIL डालने वाली जो हैं वो पुष्पा कपिला हिंगोरानी को माना जाता है। जनहित याचिका को स्वीकार और अस्वीकार करना यह दोस्तों न्यायालय का निर्णय होगा। और जनहित याचिका के कुछ दोस्तों रूल्स हैं, आइए उनको जानते हैं। लोक हित के लिए व्यक्ति संगठन दायर कर सकता है, पोस्ट कार्ड भेजकर PIL कर सकते हैं और राज्य निजी संस्थानों के विरुद्ध दायर कर सकते हैं। PIL के दोस्तों 2 आदेश होते हैं, एक तो सुनवाई के दौरान होता है, दूसरा अंतिम आदेश होता है। सुनवाई के दौरान दोस्तों जमानत पर रिहा हो सकता है, प्रतिक्रिया या संस्था के द्वारा बंद की जा सकती है। अंतिम आदेश, सुनवाई द्वारा आदेशों का पालन करें और सीमा के अंदर, यानी कि दोस्तों अपने दायरे में रहें। जनहित याचिका के लिए संविधान के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत सरकार वकील उपलब्ध कराएगी। पक्ष के माध्यम में PIL भेज सकते हैं और परंतु रजिस्ट्रार द्वारा आदेश जारी होना चाहिए। NC मेहता बनाम भारत संघ के कहा गया है कि जनहित याचिका उस वकील जज को लिखी जानी चाहिए जिसे उस व्यक्ति के राज्य से आता है, यानी उसी स्टेट से दोस्तों बिलोंग करता हो।
जनहित याचिका सुनवाई के बाद वापस नहीं ली जा सकती है। जनहित याचिका का आधार आर्टिकल 38 DPSPC PS है। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(1) के तहत राज्य निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से दोस्तों हमारा अगला पॉइंट स्टार्ट होता है, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद। यहाँ से भी दोस्तों ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक चैप्टर है दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद। आइए इसके बारे में जान लेते हैं, अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। पिछले वर्षों की तुलना में 2018 में देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति दोस्तों काफ़ी मजबूत हुई है। 2018 में पड़ोसी देशों में सीमा पार से घुसपैठ और कश्मीरी घाटी में आतंकवादी घटनाओं में दोस्तों काफ़ी गिरावट आई है पिछले वर्षों की अपेक्षा देखते हुए। 2019 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत दोस्तों कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। ये पॉइंट आपके लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है कि बताइए 2019 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि भारत दोस्तों 7वें स्थान पर है। अगला पॉइंट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर पड़ोसी देशों की सीमा पार से आने वाले घुसपैठ को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाई। कौन कौन से कि सीमाओं पर बाड़ा का निर्माण करवा देना, सीमा पर तैनात जवानों के लिए उन्नत किस्म की हथियार देना और संचार के माध्यम से भी इसे दोस्तों अच्छा बनाया गया है। जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद उग्रवाद की वजह से दोस्तों कश्मीरी पंडितों के बड़े स्तर पर पलायन करके दिल्ली तथा अन्य राज्यों में प्रवेश करना। 7 अप्रैल 2005 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद पाक्षिक बस सेवा शुरू की गई थी, जिससे एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए जा सकें। और 20 जून 2006 को पुंछ रावलकोट में एक बस सेवा की शुरुआत की गई और नियंत्रण रेखा के दोनों ओर से अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए अच्छी सेवा को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर मुजफ्फराबाद और पुंछ रावलकोट मार्ग की पाक्षिक सेवा को क्रमशः 11 सितंबर 2008 को और 8 सितंबर 2008 से साप्ताहिक सेवा में बदल दिया गया। पूर्वोत्तर राज्य जैसे आपके जिसमें आ जाते हैं आपके पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे देश इसमें सम्मिलित हैं। इनमें से अलग अलग भाषाएं और संस्कृति आदि की पहचान के साथ 200 से ज़्यादा जातीय दल इसमें सम्मिलित हैं और एक गठबंधन को दोस्तों ये प्रस्तुत करती हैं। भारत में आतंकवाद का जो इतिहास है ये कई दशक दोस्तों पुराना रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत के अंदर कई आतंकवादी हमले भी देखे गए हैं। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला किया गया था और 26 नवंबर 2008 को भारत के मुख्य आर्थिक केंद्र मुंबई में दोस्तों बम विस्फोट हुआ। ये जितनी भी घटनाएं हैं आंतरिक सुरक्षावाद, आतंकवाद से रिलेटेड, इन पर दोस्तों एक नज़र ज़रूर डाले लेना। आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। 8 दिसंबर 2010 को धार्मिक स्थल वाराणसी में बम विस्फोट किया गया था। 2010 में दोस्तों यह बम विस्फोट हुआ और 13 फरवरी 2010 को भारत की तकनीकी, शैक्षिक एवं रियल एस्टेट कारोबार में पुणे में यहाँ पर दोस्तों एक बम विस्फोट किया गया था। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से प्रेरित नक्सलवाद का जन्म हुआ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ एरिया है जो सबसे ज़्यादा नक्सलवादी एरिया है, यह दोस्तों 25 मई 1967 को माना जाता है नक्सलवाद का जन्म, जब कम्युनिस्ट नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग में नक्सलवादी गाँवों के किसानों ने विद्रोह कर दिया था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता को स्थापित करने के उद्देश्य से बेरोजगार युवकों, किसानों के साथ लेकर गांवों के भूस्वामियों के खिलाफ दोस्तों यह विद्रोह किया गया था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों कह रहा है, उस समय आमारवाड़ी, तुम्हरवाड़ी, नक्सलवाड़ी भूस्वामियों के विरोध का प्रतीक बन गए थे। चीन की कम्युनिस्ट राजनीति के प्रभाव से उस आंदोलन को व्यापक बल मिला। नक्सलवाद के जो उदय का कारण है वो दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता को माना जाता है। 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जिसमें 25 दिसंबर 1925 को कानपुर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें कई वामपंथी संगठन भारत कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे।
1948 में आंध्रा थीसियस के माध्यम से एक मांग की गई थी जिसमें भारतीय शोषित जनता के लिए चीनी क्रांति के मार्ग पर चला जाए। और 1948 में दोस्तों तेलंगाना, केरल और त्रिपुरा के दोस्तों लगभग 2500 किसानों ने भूस्वामियों के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसमें 1964 में दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में विभाजित हो गई, जिसमें श्रीपाद अमृत डांगे के नेतृत्व में मुंबई गुट बना और कलकत्ता में पी सुंदरैया का गुट बनकर तैयार हुआ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नक्सलवादी समर्थक नेताओं ने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी का दोस्तों इन्होंने गठन किया। 1969 में चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल ने मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। फिर 1980 में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पीपुल्स वार ग्रुप के नाम से नक्सलवाद का दूसरा आंदोलन शुरू हुआ, जो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक फैला, जो कि सर्वाधिक दोस्तों नक्सलवाद एरिया आपका आता है वो छत्तीसगढ़ में दोस्तों बिलोंग करता है। नक्सलवाद से निपटने के लिए ग्रे हाउगस फोर्स, कोबरा फोर्स जैसे सशस्त्र बलों का गठन हुआ और ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे सफल अभियान नक्सलियों के दोस्तों विरुद्ध चलाए गए थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है और जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयब, अल फरकान, हरकत उल अंसार, ये दोस्तों आदि दोस्तों आतंकवादी संगठन हैं। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का जो सबसे बड़ा पोषक है वो पाकिस्तान है, आप सभी जानते हो। पाकिस्तान 1990 से प्रत्येक वर्ष 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता है। पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थान जिसको बोलते हैं ISI का जो मुख्य उद्देश्य है ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को छिन्न भिन्न करना चाहता है। और 23 सितंबर 2009 को 63वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के समय भारत के प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ एक बैठक के दौरान बातचीत पर सहमति व्यक्त की गई, जिसे 21 अक्टूबर 2009 को नियंत्रण रेखा पार से व्यापार शुरू किया जाए। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के ये आता है कि बताइए बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कब हुआ। तो आपको दोस्तों ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में कि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों बांग्लादेशी शरणार्थी भारत भी आ गए। 1979 में भारत सरकार ने असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया। कोई व्यक्ति जो 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम में विस्थापित हुआ है यह यहाँ का नागरिक नहीं है और वह अवैध प्रवासी कहा गया है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है परेश बरुआ ने 7 अप्रैल 1979 को शिवसागर, जो कि एक असम का दोस्तों शहर है शिवसागर, वहाँ के रंग धर्म के उल्फा की स्थापना की। 1891 में ब्रिटिश सरकार के आने के बाद कुछ वर्षों तक उत्तर का लुसाई पर्वतीय क्षेत्र असम और दक्षिणी भाग बंगाल के अधीन रहा। 1898 में दोनों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया जिसका नाम लुसाई हिल्स जिला था और 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यह असम का एक जिला था और फरवरी 1987 में यह भारत का 23वां राज्य बन गया। भारत सरकार ने जुलाई 1971 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया और 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दोस्तों हत्या की गई थी। तो यहाँ से दोस्तों इंदिरा गांधी की जो डेथ है यह आपसे पूछी जा सकती है कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई, तो 1984 में। 1985 में लाल डेगा ने राजीव गांधी से मुलाकात की और 30 जून 1986 को मिजो नेशनल फ्रंट और भारत सरकार के बीच एक समझौता किया गया था। मणिपुर का अक्टूबर 1949 में भारतीय संघ से दोस्तों इसका विलय हो गया और वर्तमान में मणिपुर में दोस्तों 44 अलगाववादी गुट सक्रिय हैं। मणिपुर में दोस्तों नागा जनजाति, कुकी तथा कुकी जोमियों के बीच एक हिंसक संघर्ष होता है जो कि एक जनजाति है। नागालैंड का दोस्तों जो पहले नाम था वो था नागा लुएनसांग था, लेकिन 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया और भारत संघ के 16वें राज्य के रूप में इसे 1 दिसंबर 1963 को इसको मान्यता दी गई। सभी सीमाओं को लांघकर आतंकवाद आज तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन चुका है और आज के दौर में आतंकवाद का उदय जो है ये मानव समाज के लिए अत्यंत ही गंभीर खतरा बन चुका है। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित विश्व व्यापार केंद्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 बड़ी इमारतों पर आतंकवादी हमला हुआ था। सन 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में बम रखा गया जिसमें 11 मिनट में 7 बम दोस्तों ब्लास्ट किए गए थे 2006 में। आतंकवाद भारत के लोकतंत्र एवं संप्रभुता के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। क्लियर?
तो ये था दोस्तों आतंकवाद और उससे सुरक्षा से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके नाम दिए गए हैं और वह किस शहर या किस राज्य में या किस केंद्र शासित राज्य से संबंधित है उसके बारे में दिया गया। और ये राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहाँ से मोस्टली आपके सभी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम दोस्तों इसकी जो चर्चा है हम वो आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, जिसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे राष्ट्रीय संगठन और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो चलिएगा दोस्तों, आज की जो क्लास है मैं यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का हम दोस्तों क्लास को यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कमेंट में इतना ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको उस बुक का सॉल्यूशन चाहिए या नहीं। आप लोग की जो भी राय हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। तो चलेगा दोस्तों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।